हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा ये लेक्चर है क्वेश्चंस प्रैक्टिस का। लास्ट लेक्चर में हमने ओशनोग्राफी पढ़ी थी, पूरी डिटेल में हमने इसके बारे में सब कुछ जाना था। अब आज हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विच ओशन इज द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, यानी कौन सा ओशन वर्ल्ड का लार्जेस्ट ओशन है। अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन या फिर आर्कटिक ओशन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कौन सा है, पैसिफिक। तो पैसिफिक इज द करेक्ट आंसर। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है, ओशनोग्राफी का डिटेल जो थियरी हमने पूरी कंप्लीट करी है, तो पहले उसको देख लीजिए, उसके बाद आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो आपके सारे क्वेश्चंस एक एक करके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट, द मिड अटलांटिक रिज। ये जो मिड अटलांटिक रिज है, ये भी हमने कल पढ़ा था इसके बारे में कि मिड अटलांटिक रिज कौन से ओशन में लोकेटेड है, इंडियन ओशन में, पैसिफिक में, सदर्न ओशन में या फिर अटलांटिक ओशन में। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर होगा इसका, अटलांटिक ओशन। मिड अटलांटिक रिज, नाम में ही अटलांटिक आ रहा है, तो अटलांटिक ओशन में होगा। ये अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो फिर भी आप कर लोगे, क्योंकि इसके नाम में ही अटलांटिक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, विच ओशन इज कंसिडर्ड द वार्मेस्ट, यानी सबसे गर्म ओशन कौन सा है, वार्म, जहां का जो वाटर है वो वार्म है। तो देखो सिंपल सी बात है कि कहाँ का वाटर सबसे ज्यादा वार्म होगा, इंडियन ओशन। ऑप्शन नंबर ए। कल जब हमने थियरी करी थी, इंडियन ओशन के बारे में पढ़ा था, तो हमने लिखा था कि दिस इज द वार्मेस्ट ओशन, यानी जितने भी आपके 5 ओशन है उसमें सबसे ज्यादा वार्म इंडियन ओशन होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, द आर्कटिक ओशन इज सराउंडेड बाय विच कॉन्टिनेंट्स। आर्कटिक ओशन कौन से कॉन्टिनेंट से घिरा हुआ है। द आर्कटिक ओशन इज सराउंडेड बाय विच कॉन्टिनेंट, हाँ, कौन सा कॉन्टिनेंट में आर्कटिक ओशन की बात करें तो उसके आसपास कौन कौन से कॉन्टिनेंट्स आएंगे, ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो देखो, यूरोप, एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका एंड नॉर्थ अमेरिका, या फिर साउथ अमेरिका, एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ये, देखो, यूरोप, देन एशिया, देन नॉर्थ अमेरिका। इससे सराउंडेड है कौन सा, आर्कटिक ओशन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट, द डीपेस्ट ट्रेंच इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का डीपेस्ट ट्रेंच कौन सा है, मारियाना ट्रेंच। तो मारियाना ट्रेंच कौन से ओशन में लोकेटेड है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। मारियाना ट्रेंच आपके पैसिफिक ओशन में लोकेटेड है, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, which ocean current is known as the river in the sea। river in the sea कौन से ओशन करंट को कहते हैं, गल्फ स्ट्रीम को, कुरोशियो को, हम्बोल्ट को या लैब्राडोर को। गल्फ स्ट्रीम, कुरोशियो, हम्बोल्ट और लैब्राडोर, ये चारों ओशन करंट्स हमने कल वाले लेक्चर में देखी थी कि कहाँ कहाँ फ्लो करती है, और इसमें से रिवर इन द सी आप गल्फ स्ट्रीम को कहते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, Humboldt current is found along the coast of which continent। Humboldt current आपके कौन से कॉन्टिनेंट के along फ्लो करती है, अफ्रीका के, साउथ अमेरिका के, एशिया के या फिर ऑस्ट्रेलिया के। तो बहुत ही आसान सा है, साउथ अमेरिका। कल हमने हम्बोल्ट के बारे में भी एक्चुअली पढ़ा था। चलो नेक्स्ट, द कोरियोलिस इफेक्ट इन्फ्लुएंसेस ओशन करंट। कोरियोलिस इफेक्ट यानी जो अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट करती है, अर्थ अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है हमें पता है, तो इस रोटेशन की वजह से एक कोरियोलिस इफेक्ट जनरेट होता है। तो ये ओशन करंट्स पे किस तरीके का प्रभाव डालता है, उनकी सैलिनिटी बदलता है क्या। अब आप बताओ कि ओशन करंट से क्या कोरियोलिस इफेक्ट से क्या सैलिनिटी चेंज होगी, नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्टरिंग देयर टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर पे कोई प्रभाव पड़ेगा, बिल्कुल नहीं। डिफ्लेक्टिंग देयर डायरेक्शन, ये करेक्ट है क्योंकि ये रोटेट कर रहा है, तो इसके रोटेशन से इनके डायरेक्शन में थोड़ा डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, कोल्ड ओशन करंट्स जनरली ओरिजिनेट इन। कोल्ड ओशन करंट कहाँ जनरली ओरिजिनेट होती है, देखो बहुत ही इजी है। कोल्ड ओशन करंट कहाँ जनरेट होंगे, जहाँ का जो क्लाइमेट है वो कोल्ड हो,
तो कोल्ड क्लाइमेट वाला रीजन देखो, क्या इक्वेटोरियल रीजन कोल्ड होता है? नहीं। ट्रॉपिकल भी नहीं होता है और सब ट्रॉपिकल भी नहीं होता। इन चारों में अगर कंपेयर करें तो सबसे ज्यादा कौन होता है? सब पोलर और पोलर रीजन्स। तो आपकी कोल्ड ओशन करंट सब पोलर एंड पोलर रीजन्स में जनरेट होंगी। अगला देखिए, द वार्म करंट फ्लोइंग अलोंग द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ द यूएसए। यूएसए के ईस्टर्न कोस्ट यानी नॉर्थ अमेरिका में ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो वहां पे कौन सी करंट, वार्म करंट फ्लो होती है? लैब्राडोर, कैनरी, गल्फ स्ट्रीम या ओयाशियो? तो ये आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम एक इंपॉर्टेंट करंट है, इसके बारे में आपको फैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा याद रखने चाहिए। अगला देखिए, द एवरेज सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज। ये भी कल हमने पढ़ा था कि 35 ppt होता है एवरेज सैलिनिटी ओशन वाटर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीजेस ओशन सैलिनिटी? इनमें से कौन सा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ओशन की सैलिनिटी बढ़ेगी? तो रिवर इनफ्लो यानी रिवर वाटर की क्वांटिटी ज्यादा कर दी जाए तो इससे बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी, यानी गलत हो गया। हैवी रेनफॉल, हैवी रेनफॉल कर देंगे तो क्या होगी? वाटर की क्वांटिटी बढ़ जाएगी तो सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी। अब यहाँ देखो, हाई इवेपोरेशन, हाई इवेपोरेशन, जितनी ज्यादा इवेपोरेशन होगा वाटर की क्वांटिटी घटेगी तो सैलिनिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी आपको ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, व्हाट इज थर्मोक्लाइन लेयर इन द ओशन? थर्मोक्लाइन कौन सा लेयर होता है? तो देखो, थर्मोक्लाइन वो लेयर होता है जहां पे टेम्परेचर डेप्थ के साथ डिक्रीज होता है, ये हमें पता है। तो देख लो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी, अ लेयर वेयर टेम्परेचर डिक्रीजेस रैपिडली विथ डेप्थ। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14, द डेंसिटी ऑफ सी वाटर इंक्रीजेस विथ। सी वाटर की डेंसिटी किसकी वजह से इंक्रीज होगी? टेम्परेचर बढ़ने से, सैलिनिटी बढ़ने से, इवेपोरेशन बढ़ने से, या फिर सैलिनिटी कम होने से? तो बहुत ही आसान सा बात है, जितनी ज्यादा सैलिनिटी बढ़ेगी उतना ज्यादा सी वाटर डेंस होता जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 15, विच जोन इज ऑल्सो कॉल्ड द ट्वाइलाइट जोन ऑफ द ओशन? कौन से जोन को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं? मैंने इन सब का नाम भी आपको बताया था, एपिपेलाजिक जोन, मेसोपेलाजिक जोन, बैथिपेलाजिक जोन या फिर एबिसोपेलाजिक जोन। तो देखो बहुत ही इजी है ये, आपका मेसोपेलाजिक जोन को ट्वाइलाइट जोन कहते हैं और एपिपेलाजिक जोन को क्या कहते हैं? सनलाइट जोन, सनलाइट जोन। चलिए, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, द सनलाइट जोन ऑफ द ओशन इज कॉल्ड। सनलाइट जोन को कौन, सनलाइट जोन किसको कहते हैं? तो अभी हमने देखा, सनलाइट जोन कहते हैं एपिपेलाजिक जोन। बी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन इज कॉल्ड। ओशन के डीपेस्ट पार्ट को क्या कहेंगे? देखो अब यहाँ पे दो ऑप्शंस हो सकते थे, अगर आपका हेडल जोन नहीं दिया होता तो एबिसोपेलाजिक, क्योंकि एबिसो इज द सी बेड। लेकिन अगर ट्रेंच आ जाता है तो ट्रेंच इससे भी ज्यादा डीप हो गया, और अगर ट्रेंच बनता है तो उसको हेडल जोन कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता। अगर यहाँ पे हेडल जोन नहीं दिया होता तो आपका एबिसोपेलाजिक जोन डीपेस्ट पार्ट होता। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ फोटोसिंथेसिस इन ओशन अकर्स इन विच जोन? फोटोसिंथेसिस कौन से जोन में सबसे ज्यादा होती है? तो जहां पे सबसे ज्यादा सनलाइट आएगी, सनलाइट सबसे ज्यादा ऊपर वाले लेयर में आएगी, तो ऊपर वाले लेयर को क्या कहते हैं? एपिपेलाजिक जोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, बायोलुमिसेंट ऑर्गेनिजम्स आर कॉमनली फाउंड इन। तो ये जो आपके बायोलुमिसेंट ऑर्गेनिजम्स हैं ये ट्वाइलाइट जोन में पाए जाते हैं, जहां पे सनलाइट आती तो है पर कम आती है। तो ये ट्वाइलाइट जोन कौन सा जोन होता है आपका? मेसोपेलाजिक, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट। नेक्स्ट, ट्रेंचेस आर जनरली एसोसिएटेड विथ विच ओशन जोन? तो ट्रेंच कौन से जोन में आता है? अभी मैंने डिस्कस किया, हेडल जोन। नेक्स्ट, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स आर फाउंड इन। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स कहाँ पाए जाते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्स पे, ओशन ट्रेंचेस में, डीप सी प्लेन्स में, या फिर कोरल रीफ्स में। तो देखो कल हमने इस पे भी डिस्कस किया था, डीप सी प्लेन्स में आपके पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पाए जाते हैं। कॉन्टिनेंटल शेल्स पे आपके गैस और ऑयल वगैरह यहाँ से मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट परसेंटेज ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय ओशन। अर्थ का कितना परसेंट पार्ट ओशन से कवर्ड है? बहुत ही आसान सा सवाल है, 71% पार्ट। नेक्स्ट, which gas is absorbed by oceans to mitigate global warming? ग्लोबल वार्मिंग को मिटिगेट करने के लिए कौन सी गैस ऐसी है जिसको ओशन एब्जॉर्ब करता है? तो देखो मैंने कल आपको बताया था कि ओशन कार्बन सिंक की तरह काम करता है, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कोरल ब्लीचिंग अकर्स। कोरल ब्लीचिंग क्यों होती है, यानी कोरल्स की डेथ क्यों होती है? कोरल ब्लीचिंग का मतलब है कि कोरल की डेथ होना, और कोरल की डेथ का मेजर जो कारण है वो क्या है? देखिए, ओशन का एसिडिफिकेशन हो रहा है, हमने ये देखा था। आखिर कोरल ब्लीचिंग हो क्यों रही है? तो क्योंकि इन्वायरमेंट चेंज हो रहा है, और इन्वायरमेंट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट में जो जो भी चीजें होती हैं उसकी वजह से कोरल ब्लीचिंग हो रही। क्लाइमेट चेंज, क्या क्या फैक्टर्स है जो क्लाइमेट चेंज को अफेक्ट करते हैं? तो ओशन एसिडिफिकेशन क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, तो ये भी करेक्ट है। राइजिंग सी लेवल का बढ़ना भी क्लाइमेट चेंज है, और इंक्रीजिंग ओशन टेम्परेचर का बढ़ना। तो ये तीनों ही ऑप्शंस करेक्ट है, यानी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कल हमने डिस्कस किया था कि आपके कोस्ट लाइन से 200 नॉटिकल माइल्स तक के डिस्टेंस को आप क्या कहते हैं? एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। तो देख लेते हैं कौन सा करेक्ट है। जोन विथ रेस्ट्रिक्टेड फिशिंग राइट्स नहीं। एरिया एक्सटेंडिंग 200 नॉटिकल माइल्स फॉर अ नेशंस राइट ओवर रिसोर्सेज, करेक्ट। हमारा 200 नॉटिकल माइल्स तक का एरिया है जहां से हम अपने रिसोर्सेज को ले सकते हैं, हम फिशिंग कर सकते हैं, हम वहां से गैस निकाल सकते हैं, ऑयल वगैरह निकाल सकते हैं। अगला, अल नीनो इज कैरेक्टराइज्ड बाय। अल नीनो क्या है? अल नीनो एक ओशन करंट है। कल हमने अल नीनो और ला नीना के बारे में पढ़ा था। तो अल नीनो की कैरेक्टरिस्टिक आपको बतानी है। क्या ये कूल करती है पैसिफिक ओशन वाटर को, या वार्म करती है पैसिफिक ओशन वाटर को, या इंक्रीज करती है मॉनसून रेनफॉल इंडिया में, या फिर ट्रेड विंड्स को स्ट्रेटन करती है? तो देखो, जो ये आपकी अल नीनो है ना, ये पैसिफिक ओशन को वार्म करती है, और कल हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई भी करी है। नेक्स्ट, ला नीना यूजुअली रिजल्ट्स इन। ला नीना किसकी वजह से होता है? वीक मानसून की वजह से। इंडिया में अगर वीक मानसून है, या इंडिया में स्ट्रॉन्ग, सॉरी, क्वेश्चन इज ला नीना यूजुअली रिजल्ट्स इन। ला नीना की वजह से क्या होता है? इंडिया का मानसून वीक होता है, इंडिया में स्ट्रॉन्ग मानसून आता है, और डिक्रीज इन पैसिफिक ओशन टेम्परेचर, या पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर घट जाता है। तो देखिए, अल नीनो पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर बढ़ाती है, जबकि ला नीना क्या करती है? इसका टेम्परेचर डिक्रीज करती है, और इसकी वजह से इंडिया में स्ट्रॉन्ग मानसून भी आता है। तो आपका सेकेंड एंड थर्ड दोनों ऑप्शंस करेक्ट है, यानी ऑप्शन नंबर 4, बोथ बी एंड सी। नेक्स्ट, विच करंट वीकेंस ड्यूरिंग अल नीनो? अल नीनो के टाइम पे कौन सी करंट वीक हो जाती है? गल्फ स्ट्रीम, हम्बोल्ट, कुरोशियो, या फिर लेब्राडोर? तो देखिए, जब भी आपकी अल नीनो आती है तो हम्बोल्ट करंट वीक हो जाती है। नेक्स्ट, व्हाट इज द डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो ऑन ग्लोबल वेदर? अल नीनो का ग्लोबल वेदर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? ड्रॉट्स इन ऑस्ट्रेलिया में इसकी वजह से ड्रॉट्स आते हैं, सूखा पड़ता है। इंक्रीज हरिकेन्स इन द अटलांटिक ओशन में हरिकेन्स बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। स्ट्रॉन्गर इंडियन मानसून, इंडिया का मानसून स्ट्रॉन्ग हो जाता है। या हायर पोलर आइस फॉर्मेशन, पोल्स पे आइस का फॉर्मेशन बढ़ जाता है। तो देखो, स्ट्रॉन्ग इंडियन मानसून तो ला नीना की वजह से आता है, जबकि अल नीनो की वजह से ड्रॉट आती है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट। नेक्स्ट, द टर्म सदर्न ऑसिलेशन इज एसोसिएटेड विद। ये टर्म जो है सदर्न ऑसिलेशन, ये किससे एसोसिएटेड है? अल नीनो और ला नीना इवेंट से, अंटार्कटिक आइस शीट डायनामिक्स से, ओशन करंट रिवर्सल से, या फिर कोरल रीफ फॉर्मेशन से?
तो ये आपके अल नीनो एंड ला नीना इवेंट से एसोसिएटेड है, इसको कहते हैं सदर्न ऑसिलेशन। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। अगर आपको इन क्वेश्चंस में से किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप वॉचिंग।